Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, Theme 4, Thinkers, Belief and Building the Cultural Developments that in the period circa 600 BC to 600 सेंचुरी. देखिए पीरियड हमारा वही सेम है, 600 BC से 600 सेंचुरी के बीच का. इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास जो है हमारे चैप्टर्स, यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइफ जो हम डेवलप डिस्कस कर चुके हैं, उसी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ के साथ में हम जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर. In this chapter, we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempt to understand the world they inhabited. इस चैप्टर के अंदर हम देखिए 2000 years की जो पूरी जर्नी फिलोसोफर्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है जिस वर्ल्ड में वो इनहेबिटेट करते थे उसके बारे में उनको उसको समझने की कोशिश करेंगे. We will also see how their ideas were compiled as oral and written texts as well expressed in architecture and sculpture. साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो आइडियाज़ हैं उनको किस तरीके से जो है कंपाइल किया गया था. These are indicative of the enduring influence these thinkers had on people. इनके जो इन्फ्लुएंस थे लोगों के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे. While we will be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. Therefore, several other traditions each engage in debate and dialogue with the others. हम जो है मेनली बुद्धिज्म की भी बात करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन साथ ही साथ में जो अदर जो उस वक्त जो ट्रेडिशन थे जैसे हमारा जैनिज्म हो गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे. द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ इंक्लूड बोथ जैन एंड ब्राह्मणिक. देखिए ये जो पीरियड है, एज दे हैव ऑलरेडी सीन that to recreate a particular period we have to rely on sources, and sources can be divided into two parts: archaeological sources and literary sources. In the case of cultural developments back in circa 600 BC to 600 CE, the literary sources are like Buddhist, Jainist and Brahmanical texts. Also inscriptions, monuments, stup are some archaeological sources of this particular period. So let's start. The first topic was the Great of Sachi. साची और द स्तूप ऑफ साची जो है एक मैग्निफिसेंट जो है आर्किटेक्चर है जो अशोक जो है ने बनवाया था, उसके बारे में हम बात करेंगे. साची के बारे में. साची इन द 19th century, the most wonderful ancient building in the state of Bhopal at Sachi, Kankera, a small village under the broad hill of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. देखिए जो बुक है एच.वी. गुरु की, एच.डी. बंसू की, उसमें उन्होंने जो है लिखी हुई है तो जहाँ जाइए देखिए नवाब ऑफ भोपाल जो उनकी बुक है ताज़ इकबाल तारीख भोपाल है, हिस्ट्री ऑफ भोपाल, उसमें से जो है ट्रांसलेट किया है एच.डी. बंसू ने 1876 में. उसमें उन्होंने देखिए क्या कहा है कि जो भोपाल है उसके पास में यानी भोपाल से लगभग 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक छोटा सा गाँव है सांची कांकेरा, जहाँ पे लोग विजिट करते हैं. He inspected the stone sculpture and statues of the Buddha and ancient gateway. हमने जो है यहाँ पे stone sculptures और statues जो है बुद्धा के उनको देखा, ancient gateway को देखा. The ruins appear to be the object of great interest to European जनता. जो ruins थे यहाँ के देखिए जो शाहजहां बेगम को बता रही कि यहाँ पे जो ruins है जो खंडर था इनमें यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया. मेजर एलेक्जेंडर कनिंघम स्टेट सर्वर में दिस नेबरहुड एंड एग्जामिन दिस मोस्ट केयरफुली. एलेक्जेंडर कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पीएसआई जो है वो यहाँ पे रुकते हैं, इसके बारे में एग्जामिन करते हैं. ये ड्राइंग ऑफ द पीपल क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शन एंड बोर्ड स्टार्ट अराउंड दिस बुक. वो यहाँ की ड्राइंग्स बनाते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं स्ट्रक्चर को. द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वर डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन इंग्लिश वर्क. उनके लिए रिजल्ट था जो उन्होंने यहाँ पे किया एलेक्जेंडर कनिंघम, वो उन्होंने जो है अपने बुक में लिखा. ये कौन कह रहा है? देखिए ये कह रही है शाहजहां बेगम जो कि नवाब थी भोपाल की, नवाब की भोपाल की जिन्होंने 1868 से 1901 के बीच में रूल किया था. उनकी जो बुक है ताज़ इकबाल तारीख या हिस्ट्री ऑफ भोपाल, उसके लिए उन्होंने लिखा कि कैसे अंग्रेज जो लोग हैं उनके साथ में सांची जो है वहाँ जाती है विजिट करने के लिए, वहाँ पे बहुत जो लिखा है उनके बारे में जानती है, बहुत स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर देखती है, इसमें यूरोपियंस को काफ़ी इंटरेस्ट आता है. 19th century Europeans were very interested in the स्तूप of Sachi. 19th century
वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे सांची में। इनफैक्ट द फ्रेंच sought Shahjahan Begum's permission to take over the Eastern Gateway, which was the best preserved to be decided in a museum in France। देखिए फ्रेंच जो है उन्होंने जो शाहजहां बेगम ने उनसे परमिशन भी मांग ली थी, जो ईस्टर्न गेटवे, देखिए 4 गेटवेज होते हैं इस बुक के अंदर, उनमें से जो ईस्ट का गेटवे जो सबसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुआ था, उसको जो है अपने साथ में ले जाने की बात की कि इसको हम अपने साथ में ले जाके फ्रांस से वहाँ पे इसको जो है म्यूजियम के अंदर एग्जिबिट करेंगे। For a while, some Englishmen also wanted to do the same, but fortunately both the French and English were satisfied with the carefully prepared plaster cast copies and the original illuminated side part of the Bhopal। देखिए इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, वो भी सेम चीज चाहते थे, वो भी इसको की जो हिस्से हैं उनको अपने साथ में ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, वहाँ पे एग्जिबिट करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली किस्मत से जो फ्रेंच और ब्रिटिश हैं उनको जो है सेटिस्फाई करने गया था एक प्लास्टर जो कॉपी थी, कॉपी जो है इसको के गेटवे से बनाई गई, वो कॉपी इनको दे दी गई और जो स्तूप है उसको भोपाल का स्टेट उसकी निगरानी में है वहीं वैसे के वैसे ही रख दिया गया। The rulers of Bhopal, Shahjahan Begum and her successor Sultana Jahan Begum, provided money for the preservation of the ancient site। जो एंशिएंट साइट है सांची के इसको प्रिजर्व करने के लिए पैसा जो है वो शाहजहां बेगम और उनका जो सक्सेसर था सुल्तान जहां बेगम उन्होंने प्रोवाइड करवाया। नो वंडर दैट द जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहां, और इसी वजह से देखिए जो जॉन मार्शल जो कि सेकंड सर जो है हमारे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1905 में, उन्होंने अपनी जो बुक है वो जो सुल्तान जहां बेगम उनको जो है डेडिकेट की, उन्होंने उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी वहाँ पे जो है एक म्यूजियम बनाने में, वहाँ पर के गेस्ट हाउस बनाने की, ये सारी चीज़ें जो है जॉन मार्शल ने लिखी। देखिए सुल्तान जहां बेगम ने इवन जो जॉन मार्शल की जो बुक्स थी उनको पब्लिश करने के लिए भी जो है फंड किया। सो इफ द स्तूप complex has survived, it is no small measure due to wise vision and good luck in escaping the eye of railway contractors building and those looking to find an area with to the museum। तो इसीलिए देखिए जो सांची का स्तूप है वो वहाँ पे बचा रहा पाया, उसके कारण ये कि स्ट्रॉन्ग जो नवाब थे उन्होंने इसको प्रिजर्व करने की इच्छा रखी। साथ में ही जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्डर्स थे उनकी आंखों से जो है ये बच गया, क्योंकि अगर उनकी नज़र में आती तो वो इन पत्थरों को जो है यूज करने के लिए इसको तोड़ देते, जैसा कि और दूसरे बहुत सारे स्तूप केसेस में हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। देखिए जो सांची है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट सेंटर है। टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द की आर्कियोलॉजिकल साइट बाय द एएसआई जो है उसने किस तरीके से इसको जो है प्रिजर्व किया और इसको जो है रिस्टोरेशन किया, उसका जो है ये टेस्टिमनी है, गवाह है बुद्धादर का। आप देखिए सांची का स्तूप है वो देख सकते हैं, ये है सांची का ग्रेट स्तूप। इसके 4 गेटवेज हैं, आप इजीली देख सकते हैं 1 2 3 नंबर इज ऑन बैक साइड, 4 में गेटवेज है 1 2 3 लेने बैक साइड में है। ये है ट्रेडिशनल बात, इसके चारों तरफ जो है ट्रैवल करेंगे। ये हरमीला है, ऊपर जो है ये उनकी छतरियां बनी हुई हैं, इसको कहते हैं। ये है सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर। But what is the significance of this monument? Why was the non-built embodied it continued? Why is there a stone religion on it? Who built the complex of 8 for its construction? ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो जानना जरूरी है। There is a fascinating story that you can uncover at सांची, for which we must combine information from texts। हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जानने की जरूरत है सांची जो है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले आता है हमारा देखिए टॉपिक, वो है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। हम यहाँ देखिए बेसिकली हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। हम यहाँ बात करेंगे नए थिंकर्स की बिलीफ की एंड ट्रेडिशंस की। जो जैन और बौद्ध जो है, जैनिज्म और बौद्धिज्म, इनकी शुरुआत होती है 600 BC में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 600 BC में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये नए ट्रेडिशन के रूप में उभर के आया और बुद्धिज्म जो है वो इतना ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न ही हमें यहाँ जानना है। एग्जिस्टिंग जो उस वक्त जो रिलीजन अगर हम वर्ड यूज़ करें तो वो था सनातन रिलीजन, जो कि वैदिक रिलीजन जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है उसके पीरियड से शुरू हुआ था अराउंड 1500 BC। 1500 BC से जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद में इसके अंदर कुछ जो है बुराइयाँ हुई, तो उन्हीं बुराइयों के कारण जो जैन और बौद्ध जो है नए रिलीजन के रूप में या नए ट्रेडिशन के रूप में इवॉल्व होते हैं और उसी से ही हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला हमारा कारण होता है
सांची, क्योंकि बुद्धिज्म जो है उसकी पैसेज बनी है, इसको बनाया गया है, क्या बैकग्राउंड है, सैक्रिफाइसेस एंड द मिड फर्स्ट मिलेनिया इज ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। द मिड फर्स्ट मिलेनिया यानी जो 500 BC के आसपास, 600 BC के आसपास का पीरियड है, इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉट इन इवन इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको जो है एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। रीजन इट्स टू द इमर्जेंस ऑफ thinkers such as Zoroaster in Iran, Zhuangzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece and Mahavir and Gautam Buddha among many others in India। लेकिन क्यों इसको जो है एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में ईरान के अंदर जो ज़ोरोआस्टर है वो जन्म लेते हैं, इनकी जैसे जो है महान थिंकर हैं वो जन्म लेते हैं। चाइना के अंदर जो ज़ुआंगजी या जिसको हम कन्फ्यूशियस भी कहते हैं, वो कन्फ्यूशियस जो है वो थिंकर के रूप में उभर के आते हैं। ग्रीस जो है वहाँ पे सुकरात, प्लूटो और अरस्तु जो है, और इंडिया के अंदर महावीर, स्वामी, गौतम बुद्ध और इस तरीके के बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इमर्ज आउट होते हैं। इसलिए जो मिड फर्स्ट मिलेनिया है या जो 500-600 BC के आसपास का पीरियड है, इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। They try to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and cosmic order। ये जो थिंकर्स थे इन्होंने ये समझने की कोशिश की रिलेशनशिप जो है ह्यूमन बीइंग्स और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच में। This was also the time when human cities were developing and social and economic life was changing in a variety of ways in the Bengal में। ये वो टाइम था जब सोसाइटी जो है वो भी काफ़ी चेंज हो रही थी, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो वो चेंज हो रही थी, which we have already understood। देखिए बात क्या है, बेसिकली हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड एवरीथिंग। आखिर क्यों इन दो नए रिलीजन को जो है शुरू होना पड़ा? तो उसमें देखिए पहला पॉइंट आता है हमारे सामने द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, देखिए हम बात करते हैं सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन की। देयर वर several pre-existing tradition of thought, religious belief and practices, including the early Vedic tradition known from the Rig। देखिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है या जो नए थिंकर्स आए हैं उनसे पहले भी बहुत सारे जो है ट्रेडिशन वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, जिसमें अर्ली वेदिक जो ट्रेडिशन जिसको हम ऋग्वेद भी कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता था, जो कि कंपाइल किया गया था बैटमिन पर circa 1500 से 1000 BC के बीच। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइमन्स इन प्रेज ऑफ वेराइटी ऑफ डेटीज। जो ऋग्वेद है इसके अंदर देखिए बहुत सारे हाइमन से श्लोक हैं जो अलग अलग देवी देवता जो हैं उनके लिए मेंशन हैं, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो हैं ये वो देवता थे जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जो है ऋग्वेद के अंदर श्लोक लिखे हुए हैं। मैनी ऑफ दीज हाइमन्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड वेयर पीपल प्रे फॉर कैटल, सन, गॉड, हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एटसेट्रा। देखिए इनमें से अधिकतर जो हाइमन्स, अधिकतर जो श्लोक है ये यज्ञ या हवन जब होते थे तो उन यज्ञ या हवन के अंदर जो है लोग जो है चांट करते थे, बोलते थे इनको। कारण क्या था? वो अपने पशुओं के लिए, अपने अच्छे संतान के लिए, अच्छी जो स्वास्थ्य है उसके लिए या लॉन्ग लाइफ के लिए जो है यज्ञ हवन करते थे, तो उसमें इन मंत्रों को जो है बोलते। उनका मानना था कि ये जो मंत्र है इन मंत्रों के बोलने से जो देवता है वो प्रसन्न होंगे और वो देवता जो है वो प्रसन्न होकर इन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड collectively, later some were performed by the head of the household for the well-being of the domestic unit। More elaborate sacrifices such as the Rajshuya and Ashwamedh were performed by chief and who depend on the Brahman priest to conduct the ritual। देखिए शुरुआत में जो sacrifices थे ये collectively perform होते थे, यानी साथ में की जाते थे कम्युनिटी के साथ में। 1000 to 500 BC के बीच में ये जो है जो मकान का जो घर का जो हेड होता था हाउसहोल्ड का उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने लगे। बाद में जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी जो यज्ञ हैं ये जो चीफ यज्ञ होते थे उनके द्वारा परफॉर्म होते थे, जिनको परफॉर्म कौन करता था? ब्राह्मण जो है वो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करवाते थे। न्यू क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नए जो ट्रेडिशन है उनकी शुरुआत क्यों हुई है, उसका बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ यज्ञ हवन जो है सेक्रीफाइसेस वो किए जा रहे हैं, ठीक है, यज्ञ हवन सेक्रीफाइसेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो एलेब्रेशन है वो बढ़ता गया। पहले कलेक्टिवली बेसिस पे एक नॉर्मल लेवल पे हो रहा था, वो बढ़ते बढ़ते राजसूय या अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ तक पहुंच गया, जो कि काफ़ी बड़े लंबे चौड़े कई कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ होते थे। इन कई कई दिनों तक चलने वाले यज्ञ में जो किंग है वो जनता से इनका टैक्स चलता था, जनता से जो है इसके लिए पैसा वसूलता था। इसलिए जनता जो है उसको ये चीज़ों से जो है थोड़ा खराब सा महसूस होने लगा कि जो यज्ञ हवन है, अगर ऐसे साल में 4 यज्ञ हवन भी करवाता है क्योंकि तो उसका सारा बोझ जो है वो जनता पे पड़ रहा था, इसलिए जनता इससे नाखुश थी। इसलिए कुछ नए क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे उठ के आए।
Many ideas found in the Upanishad show that people were curious about the meaning of life, the possibility of life after that. उपनिषद जो है उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे जो है मेंशन आइडियाज हैं जिनके लिए और होता है कि लोग जो है वो काफ़ी क्यूरियस ये जानने के लिए कि आफ्टर लाइफ में जो है क्या पॉसिबिलिटी है, इस जीवन के बाद में, मृत्यु के बाद में जो है क्या पॉसिबिलिटी है, और रीबर्थ जो है वो कैसे होती है, वॉज रीबर्थ टू पास्ट एक्शन, यानी कि किसी को मोक्ष ना मिले और दोबारा से उसका जन्म हो यहाँ पे तो वो किस बेसिस पे होगा जन्म, उसके पुराने कर्मों की वजह से होगा या क्या। सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड, इस तरीके के इशूज कि पुनर्जन्म, डेथ के बाद में क्या होगा आफ्टर डेथ, इन टॉपिक्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिबेट होता था। थिंकर्स वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। जो थिंकर्स थे, जो सोच समझने वाले जो लोग थे, जो समाज में चेंज चाहते थे, उनका मानना था कि ये जो चीज़ें हैं ये नेचर जो है अल्टीमेट रियलिटी उसके ऊपर जो है बिलीव करते थे। एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। वहीं दूसरे जो है जो वैदिक धर्म से बाहर के थे वो इसको ही चैलेंज करते थे कि क्या वहाँ पे कोई अल्टीमेट रियलिटी है भी या नहीं है, यानी कोई सत्य है भी या नहीं है, शाश्वत सत्य जिसको हम कहें। पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। देखिए जो यज्ञ हवन पूजा पाठ किया जा रहा था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अच्छे पुण्यों की प्राप्ति के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, उसको भी लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। उनका मानना था कि जब कोई अल्टीमेट रियलिटी है ही नहीं, क्वेश्चन की सारी चीज़ें खुद को रही है सेक्रीफाइस। इसको लेकर बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन हुए। ऐसे ही डिबेट और डिस्कशन की हम बात करें तो वी गेट अ लिंक ऑफ लाइव डिस्कशन एंड डिबेट फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हिच मेंशन एज मेनी 64 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट। देखिए ऐसे ही जो लाइवली डिस्कशन और डिबेट्स की बात करें तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो 64 ऐसे सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट की बात करता है जिनके अंदर जो है इनको लेके डिबेट होता था, डिस्कशन होता था कि क्या ये जो आफ्टर वर्ल्ड की जो बातें हैं या आफ्टर डेथ की जो बातें हैं ये सही है या गलत है। टीचर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। जो टीचर्स थे इन स्कूल के यानी देखते किसी गुरु जो होते थे अलग अलग सोच जाके वो एक ऐसी दूसरे घूमते थे, लोगों को अपनी विचारधारा बताते थे, वो लोग जो डिबेट करते थे। जो डिबेट होती थी वो कुठार शाला में होती थी। कुठार गढ़शाला जो है ये एक पॉइंटेड रूट जो है उसकी हट होती थी जिसके अंदर जो है ये लोग बैठते थे, फिलोसफर्स और बैठ के जो है आपस में डिस्कशन करते थे। दो लोग डिस्कशन करते थे, उनमें से जो है कन्विंस करने में सक्सेस होता अपने राय पर उसके जितने भी जो है डिसाइबल होते वो सारे के सारे जितने वाला है उसके शिष्य बन जाते थे। Many of these teachers including Mahavir and the book question the authority of the way। ऐसे ही जो 64 के टीचर्स थे, 64 स्कूल्स के ऐसे ही टीचर थे हमारे महावीर और उन्होंने भी जो वेद है उनके अथॉरिटी क्वेश्चन किया कि क्या वेदों में लिखी हुई हर बात सच है, क्या वेदों में लिखी हुई हर बात जो है वो एज इट इज है, सच है, क्या आफ्टर लाइफ है, इस तरह के क्वेश्चन जो है उन्होंने पुट करना शुरू किए। They also emphasized individual agency, suggesting that man and woman could strive to attain liberation from the ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ वर्ल्डली एक्सिस्टेंस। उन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसाइज दिया, इंडिविजुअल एजेंसी पे, यानी कि व्यक्ति जो है अगर वो खुद में एक जगह बैठ के शांति से ध्यान लगाएगा तो भी वो इस वर्ल्डली एक्सिस्टेंस यूनिवर्स का साइकिल है इससे फ्री हो जाएगा। दिस वाज इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजीशन वेयर एज वी हैव सीन इन इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। देखिए इसको किसने बताया, उन्होंने कि भाई पर्सन जो है उसकी अपनी इंडिविजुअल जो है उसकी पे ध्यान रखना चाहिए, उसको अगर वो इंडिविजुअल बैठ के ध्यान रखेगा क्यों कहा ऐसा, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है इसके अंदर जो है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि किस पर्सन का जो है वो किस कास्ट में या किस जेंडर में जन्म लेता है, उसके बेसिस पर उसकी पोजीशन जो है वो डिटरमाइन हुआ करता है। उस पोजीशन के डिटरमाइन होने के कारण यहाँ पे हम देखते हैं चेंजेस जो है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इसी को ही चैलेंज किया था जो गौतम बुद्ध है या महावीर स्वामी और उनकी तरह की और 64 अदर जो टीचर्स थे उन्होंने। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। एक जो सूत्र है हमारे पास में उसमें कुछ उपनिषद से जो है लिए गए श्लोक हैं। ये उपनिषद देखिए इनके बारे में छोटा सा ध्यान रखिएगा। उपनिषद जो है टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आर 108। टोटल कितने हैं उपनिषद 108 है। उनमें से 12 जो उपनिषद है वो प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। वो जो 12 उपनिषद है उन्हीं में से एक छांदोग्य जो उपनिषद है जिसको संस्कृत में लिखा हुआ है 6th सेंचुरी BC के आसपास, उसके जो है ये 2 वर्सेज हैं, 2 श्लोक है छांदोग्य उपनिषद के। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ से, ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ देखिए वो एक बड़े से क्वेश्चन के रूप में और पूछ सकता है कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से क्या है, देखिए द नेचर ऑफ द सेल्फ। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट इज स्मॉलर देन पैडी और बार्ली और मस्टर्ड और मिलेट और द कर्नल ऑफ द सीड ऑफ मिलेट। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट इज ग्रेटर देन द अर्थ, ग्रेटर देन द इंटरमीडिएट स्पेस, ग्रेटर देन हेवन, ग्रेटर देन दोज वर्ल्ड्स। देखिए क्या कहता है ये अपने बारे में
कि अपने बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप जो है ये चावल के दाने से भी बहुत छोटे हैं, अपने बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप इस दुनिया से भी बहुत बड़े हैं। आपका जो मन है, आपका हृदय है, आपका जो हार्ट है, वो चावल के दाने से भी छोटा हो सकता है और इस वर्ल्ड से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये बात लेकिन इसके अंदर हमारे सोचने पे डिपेंड करता है। वही कि यहाँ पे हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट और प्रिपेयर एंड प्रिजर्व की बात करेंगे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको कैसे प्रिपेयर किया गया, कैसे प्रिजर्व किया गया उनको। तो जो बुद्धा एंड अदर टीचर्स टूट ओनली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, मैन एंड वुमेन अटेंडिंग द डिस्कोर्सेस एंड डिस्कस व्हाट दे हर्ड। देखिए ये जो बुद्धा है उनकी जो शिक्षाएं होती थी, जो उपनिषद होती थी, उनको लोग जो है ऑर्डली सुनते थे। बुद्धा की डेथ के बहुत बाद में जो आफ्टर हिज डेथ अराउंड circa 5th और 4th सेंचुरी BC इनको जो है लिखना शुरू किया। उनके लाइफ टाइम में तो ये चीज़ें लिखी ही नहीं गई थी, उनकी स्पीचेस को लिखा नहीं गया था। उनकी डेथ के बाद में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑरली ट्रांसमिट होते हुए जो उनके उपदेश थे उनको जो है बाद में लिखा जाना शुरू किया गया। और लिखा किसमें गया था? पाली लैंग्वेज के अंदर। जो सीनियर मॉन्क्स थे वैशाली यानी कि पाली थे, उसके जो है लोग उन्होंने लिखना शुरू किया। दिस कंपैरिजन वर नोन एज त्रिपिटक। और ये जो कंपैरिजन जिसमें गौतम बुद्ध के उपनिषद लिखे गए, इसको क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर व्हाट डज द कंपोजिशन ऑफ गौतम बुद्ध की कंपोजिशन को क्या कहते हैं? लिटरली 3 baskets to hold different type of text। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? 3 baskets to hold different type of text। त्रिपिटक ये इसको जो है कहा जाता है। The first were translated orally and then written and classified according to length and as well as subject matter। पहले जो है त्रिपिटक ये ट्रांसफर हुए थे orally, उसके बाद में क्लासिफाई करके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लिखा गया। इसमें से देखिए द विनय पिटक इंक्लूडेड जो त्रिपिटक है, इसमें से देखिए पहला जो है वो है विनय पिटक। विनय पिटक जो है इसके अंदर रूल्स जो है वो रेगुलेशन जो है वो मेंशन है। कोई भी आदमी जो संघ या मोनेस्ट्री ऑर्डर जो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने जो बुद्धिस्ट ऑर्डर ऑफ मॉन्क बनाया था, उस बुद्धिस्ट ऑर्डर ऑफ मॉन्क को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन विनय पिटक में लिखे हुए हैं। बुद्धास टीचिंग जो है वो सूत्र पिटक के अंदर लिखी गई है। और अभिनव पिटक जो है वो फिलोसॉफिकल जो मैटर्स है उन फिलोसॉफिकल मैटर्स के साथ में डील करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपको 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यू बनेंगे आपके स्नैप पैटर्न के अंदर, दैट विच in which Buddhist texts the rules and regulations for joining the संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर was mentioned। संघ है मोनेस्टिक ऑर्डर है उसको ज्वाइन करने के लिए कौन सी बुक के अंदर या कौन से जो पिटक है उसके अंदर मेंशन है। विनय पिटक में मेंशन है, सूत्र पिटक में उनकी टीचिंग्स मेंशन है और अभिनव पिटक में उनकी फिलोसॉफिकल मैटर्स जो है वो मेंशन है। As Buddhists traveled to new regions such as Sri Lanka, other texts such as Deepavans, literally the Chronicle of the Island and Mahavamsa were written। देखिए बुद्धिज्म जो है जब भी श्रीलंका तक जो है स्प्रेड आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक जो है उसने अपने सन और डॉटर को जो है श्रीलंका तक भेजा था, जो बौद्ध धर्म इसके प्रचार प्रसार के लिए। तब वहाँ पे बौद्ध धर्म जो है इससे रिलेटेड 2 ग्रंथ लिखे गए थे जिनका मीनिंग है दीपवंश और महावंश। कहाँ पे लिखे गए हैं? श्रीलंका में लिखे गए हैं। Many of these works contain biography of Buddha, some of the oldest texts are in Pali while later compilations are in Sanskrit। ये जो अधिकतर जो लाइव टेक्स्ट है इनके अंदर जो गौतम बुद्ध है उनकी बायोग्राफीज मेंशन है। कुछ जो है वो पाली में थी, उसके बाद में जो है संस्कृत में लिखी जाने लगी। When Buddhism spread to East Asia, people such as Paya and Zhuang and people on the way from China to India in search of texts। देखिए जब बुद्धिज्म जो है वो चाइना की तरफ स्प्रेड हुआ, बुद्ध धर्म के बारे में चाइना के लोगों को मालूम पड़ा, जो चाइनीज लेवल है वो इंडिया आए बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। और अपने साथ में जो है कई सारे जो वर्क है यहाँ के ट्रांसलेटेड जो उन्होंने किए थे स्कॉलर्स की मदद से वो अपने साथ में लेके और इस तरीके से जो गौतम बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म पूरे एक तरीके से हम बात करें इस एशियन वर्ल्ड में है स्प्रेड अप होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बियॉन्ड वर्ल्ड प्रेजेंट द मैसेज ऑफ महावीर। जो महावीर स्वामी हैं उनके मैसेज के बारे में हम बात करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन हैव ए नाइस डे।